हेलो दोस्तों, आई होप यू आर डूइंग वेल। आई एम रवि। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग सेशंस विद आरवी। आज के सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एमएमपीसी 003 बिजनेस एनवायरनमेंट के यूनिट 2 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो यूनिट 2 में क्या क्या कवर किया गया है? ओवरव्यू ऑफ इंडियन इकोनॉमी। ये एक बहुत अच्छा कंसेप्ट है। आप लोग एमबीए नहीं भी कर रहे हो तो भी आप लोगों को पता होना चाहिए इंडियन इकोनॉमी के बारे में। जाहिर सी बात है, आप इंडिया के सिटीजन हो, आपको कल को यहीं पे जॉब करनी है, यहीं पे रहना। अगर नहीं भी रहना, बॉर्न एंड बॉटअप यहाँ के हो, यहाँ पढ़ रहे हो, कल को जॉब यहाँ करनी है, आपको या अपना बिजनेस यहाँ पे ग्रो करना है, या नया स्टार्टअप लेके आना है, तो आपको इंडियन इकोनॉमी के बारे में पता होना चाहिए कि यहाँ का फाइनेंशियल सिस्टम कैसा है, इंडस्ट्रियल पॉलिसी फ्रेमवर्क कैसा है, एग्री बिजनेस एनवायरनमेंट कैसा है। तो ये कल को आप अपना स्टार्टअप लेके आते हो या अपना बिजनेस खुद का स्टार्ट करते हो, तो उन सब के लिए भी आपको ये चीजें पता होनी चाहिए। या आप किसी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन के टॉप लेवल में जाते हो, मिडिल लेवल में जाते हो, तब भी आपको इन सब चीजों के बारे में अच्छे से पता होना चाहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं यूनिट 2 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। व्हाट इज फाइनेंशियल मार्केट? डिस्कस इट्स वेरियस फंक्शंस। एक इंपॉर्टेंट टॉपिक और है जो अपना यहाँ पे वो भी है, इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम। तो एक क्वेश्चन यहाँ से भी आ सकता है, डिस्कस द कंसेप्ट ऑफ फाइनेंशियल सिस्टम। ठीक है, इंडिया का फाइनेंशियल सिस्टम कैसा है? यहाँ पे कमर्शियल बैंक आते हैं, कोऑपरेटिव बैंक आते हैं, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज आती है। जिन सबको रेगुलेट कौन करता है? आरबीआई करता है। उसके अलावा रूरल के लिए आरआरबीज हैं, रीजनल रूरल बैंक्स, उनको कौन रेगुलेट करता है? नाबार्ड करता है। इसके अलावा सेकेंडरी मार्केट है, शेयर मार्केट बोल सकते हो आप, उसको कौन रेगुलेट करता है? सेबी करता है। तो ये सब हमारे क्या फाइनेंशियल सिस्टम है। पेंशन फंड्स को कौन रेगुलेट करता है? पीएफआरडीए करता है। तो वो सब पढ़ना बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक्स हैं। आपको समझ आएगा, अपनी इकोनॉमी में पता लगेगा क्या चीज कौन चला रहा है, कौन उसको रेगुलेट कर रहा है, कौन सुपरवाइज कर रहा है। और अगर आप एमबीए नहीं भी कर रहे हो तो भी आपको वो चीजें पता होनी चाहिए एज अ इंडियन सिटीजन। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन हमने क्या लिया है? व्हाट इज द फाइनेंशियल मार्केट? डिस्कस इट्स वेरियस फंक्शन। फाइनेंशियल मार्केट क्या होती है? जहाँ पे बाइंग एंड सेलिंग ऑफ फाइनेंशियल क्लेम एंड सर्विसेज होता है। ठीक है, जहाँ पे पैसों का लेन देन होता है, एक तरह से हम बोले तो। ठीक है, तो अब उसके यहाँ पे फंक्शंस क्या होते हैं? इट प्रोवाइड फैसिलिटीज फॉर इंटरेक्शन बिटवीन द इन्वेस्टर एंड बोरोवर्स। एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है जहाँ पे इंटरेक्शन होता है इन्वेस्टर का, बोरोवर का। इट प्रोवाइड प्राइसिंग इंफॉर्मेशन रिजल्टिंग फॉर द इंटरेक्शन बिटवीन बायर्स एंड सेलर इन द मार्केट when they trade the financial assets. It provides security to the dealing in financial assets. It ensures liquidity by providing a mechanism for investors to sell the financial assets. It ensures low cost of transaction information. ठीक है, तो ये सब फंक्शंस हैं जो फाइनेंशियल मार्केट परफॉर्म करता है या आपको प्रोवाइड करता है। ठीक, तो कवर कर लेना, इजी क्वेश्चन है, ज्यादा कुछ है नहीं। अगला है व्हाट इज मनी मार्केट? राइट अ डिटेल नोट ऑन द स्ट्रक्चर, ऑब्जेक्टिव ऑफ मनी मार्केट इन इंडिया। डिस्कस द वेरियस इंस्ट्रूमेंट ऑफ मनी मार्केट। मैंने आपको लास्ट वीडियो में बोला था, यहाँ पे दोबारा बोल रहा हूँ, एमएमपीसी 003 सबसे इजी सब्जेक्ट है। इजी सब्जेक्ट में से एक है एमबीए के। इसके अगर आप सिर्फ इग्नू की जो बुक्स मिली है आपको, आप सिर्फ उसको भी गो थ्रू कर लोगे ना, तो आपका एग्जाम बहुत अच्छा चला जाएगा। इस एग्जाम में अगर आपको एक्सेल करना है, अच्छे मार्क्स चाहिए, तो उसका एक सबसे बेस्ट तरीका है कि इग्नू की बुक्स को गो थ्रू कर लो। ये मेरे वीडियोस जो हैं, इससे आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पता लग जाएंगे कि आपको किस टॉपिक पे ज्यादा ध्यान देना है। जैसे मैंने मनी मार्केट के ऊपर इतना अच्छा क्वेश्चन बनाया है, ठीक है, तो आपको पता लग जाएगा कि मनी मार्केट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। उसकी डेफिनेशन आ सकती है, उसका स्ट्रक्चर आ सकता है, उसका ऑब्जेक्टिव आ सकता है। तो उस टॉपिक को रीड करते टाइम उस पर ज्यादा ध्यान देना है, क्योंकि इन टॉपिक्स को जितना रीड करोगे, जितना ज्यादा अच्छे से पढ़ोगे, एग्जाम में लिखने के लिए उतना ही ज्यादा मटेरियल होगा आपके पास। ठीक है, मनी मार्केट क्या होता है? जहां पे शॉर्ट टर्म फंड्स को बोरो किया जाता है, लेंड किया जाता है। शॉर्ट टर्म फंड मतलब जो एक साल से पहले मैच्योर हो जाते हैं। उसमें बहुत सारी चीजें आती हैं, ट्रेजरी बिल्स आते हैं, कॉल मनी आता है, कमर्शियल बिल आता है, कमर्शियल पेपर आता है, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स आता है। ठीक, वो जब आप पढ़ोगे एक बार तो चीजें समझ आएगी। इकोनॉमी के अंदर दो तरह की मार्केट होती है, मनी मार्केट और दूसरा कैपिटल मार्केट। ये टॉपिक भी हम अभी कवर कर लेते हैं। मनी मार्केट में क्या होता है? जो चीजें आपकी एक साल से पहले मैच्योर होती है, जो भी इन्वेस्टमेंट्स या बोरोइंग्स आपकी एक साल से पहले मैच्योर होती है, उनको हम मनी मार्केट बोलते हैं। ठीक, तो मनी मार्केट के इंस्ट्रूमेंट कौन से जो मैंने बता दिया आपको? आपका कॉल मनी, ट्रेजरी बिल्स गवर्नमेंट निकालती है।
टी बिल्स भी बोलते हैं उसको, जीरो कूपन नोट भी बोलते हैं, कमर्शियल बिल्स, कमर्शियल पेपर, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स, तो ये सब क्या है, इंस्ट्रूमेंट है मनी मार्केट के। गो थ्रू कर लेना, इजी है सब, नहीं समझ आता कमेंट्स में लिखना, मैं उसका वीडियो बना दूंगा एक अच्छी सी, ठीक है। स्ट्रक्चर एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मनी मार्केट क्या है बता दिया मैंने। मनी मार्केट जो होता है वो 1 साल से पहले जो चीजें मैच्योर होती हैं उसके लिए मनी मार्केट बनाई गई है, ठीक है। 2 तरह का होता है, ऑर्गेनाइज सेक्टर, अनऑर्गेनाइज सेक्टर। ऑर्गेनाइज सेक्टर वो होता है जहाँ पे हमारे कमर्शियल बैंक्स, फॉरेन बैंक्स, आरआरबीज ये सब पार्ट लेते हैं, और इन सबको जो रेगुलेट करता है वो कौन करता है, आरबीआई, ठीक है। कुछ नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन भी है, जैसे एलआईसी, जीआईसी, ठीक है, ये सब भी किस में आते हैं, मनी मार्केट के अंदर आते हैं, ठीक। कुछ अनऑर्गेनाइज सेक्टर भी होते हैं, इंडिजिनस बैंक या मनी लेंडर जो होते हैं, ठीक, जो कि आरबीआई कंट्रोल नहीं करता, ठीक है। तो उसमें लोगों का ट्रस्ट भी कम होता है और वहां पे फ्रॉड होने चांस ज्यादा होते हैं, ठीक है। मनी लेंडर ऑपरेट थ्रू द कंट्री बट विदाउट एनी लिंक अमंग देमसेल्व्स। मनी लेंडर जैसे कि आपने मुनीम जी या गांव में देखा होगा कि लोग ब्याज पे पैसा देते हैं, शहरों में भी चलता है, 2% 3% ब्याज पे पैसा देते हैं, तो मनी लेंडर्स होते हैं, अनऑर्गेनाइज सेक्टर है वो, और वहां से आपका मनी लेन पैसे लेना वो प्रेफरेबल भी नहीं होता, बहुत ज्यादा इंटरेस्ट रेट चार्ज करते हैं, ठीक। आपको एक तरह से डेट ट्रैप में फंसा लेते हैं वो लोग। इजी टॉपिक है, मनी मार्केट, कैपिटल मार्केट। कैपिटल मार्केट जो 1 साल से लॉन्ग टर्म के लिए जो मार्केट में डीलिंग होती है, तो उसको हम लोग कैपिटल मार्केट बोलते हैं। ये 2 क्वेश्चन आरबीआई के ऊपर हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आरबीआई का एक क्वेश्चन बिल्कुल आ सकता है आपका, अगर बड़ा क्वेश्चन नहीं आएगा तो शॉर्ट नोट्स में आरबीआई के ऊपर आ जाएगा, तो आरबीआई को स्किप मत करना टॉपिक को, आरबीआई का टॉपिक अच्छे से पढ़ लेना। व्हाट इज आरबीआई, मुझे नहीं लगता आप लोगों को बताने की जरूरत है। इंडिया का सेंट्रल बैंक है जो कि पूरे इंडिया के बैंकिंग सिस्टम को सुपरवाइज करता है, रेगुलेट करता है, ठीक है, और अच्छे से चलाता है चीजों को। बाकी डाटा याद कर लेना कि आरबीआई कब बना था, कब नेशनलाइज हुआ था, ठीक है। आरबीआई जो बना था 1935 में बना था, हिल्टन यंग कमीशन के अंडर 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई स्टैब्लिश हुआ था, ठीक है। उसके बाद इसको 1949 में नेशनलाइज किया गया था। नेशनलाइज मतलब उसको गवर्नमेंट ने इसके सारे शेयर्स खरीद लिए थे, शेयर्स बोल लो या ऑनरशिप होगी, ठीक। 1935 मतलब समझो आजादी से पहले अंग्रेजों का टाइम नहीं बनाया, अंग्रेजों ने बनाया था, फिर 1940 से आजाद हुए तो 1949 में गवर्नमेंट ने इसको पूरा ही परचेज कर लिया, अपने अंडर ले लिया। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, फंक्शंस क्या होते हैं आरबीआई के, ये आप लोगों को बिल्कुल पता होनी चाहिए कि आपका जो सेंट्रल बैंक है कंट्री का वो क्या काम करता है। कुछ बच्चे जो है शायद हो सकता है ग्रेजुएशन के बाद आरबीआई की प्रिपरेशन कर रहे हो, आरबीआई में ग्रेड बी की पोस्ट निकलती है, होपफुली इस बार शायद ग्रेड ए की भी निकले, असिस्टेंट की भी निकलती है, तो काफ़ी बच्चे आरबीआई में एग्जाम की भी प्रिपरेशन करते हैं, तो आपको तो और पता होना चाहिए। कुछ बच्चे बैंक्स की तैयारी करते हैं, तो बैंक्स में अगर बैंकिंग सेक्टर में जाना तो आरबीआई का रोल पता होना चाहिए इकोनॉमी के अंदर क्या होता है। तो पहला फंक्शन है इशू ऑफ करेंसी नोट्स, जो सबको पता है कि आरबीआई करेंसी इशू करता है और हर कंट्री के सेंट्रल बैंक करेंसी इशू करते हैं। दूसरा फंक्शन, इंपॉर्टेंट फंक्शन है बैंकर टू द अदर बैंक। जैसे हम आम लोगों के लिए बैंक्स क्या है, एसबीआई, पीएनबी, जो भी आपके हैं, कैनरा बैंक, एचडीएफसी, आईसीआईसी, एक्सिस, ये बैंक्स के नॉर्मल पीपल्स के लिए। लेकिन आरबीआई क्या है, उन बैंकर्स का बैंक है। अगर एसबीआई को पैसे चाहिए तो आरबीआई जाके ले लेगा, हम लोग को लोन चाहिए होता है हम बैंक से लेते हैं, बैंक्स को लोन चाहिए होता है तो वो आरबीआई से जाके बैंक लोन लेता है, ठीक है। अगला इंपॉर्टेंट फंक्शन है बैंकर टू द गवर्नमेंट। आरबीआई किसके लिए बैंकर है, गवर्नमेंट के लिए। गवर्नमेंट के खाते, स्टेट गवर्नमेंट के उनके अकाउंट वो सब हैंडल करता है कौन, आरबीआई। एक्सचेंज रेट मैनेजमेंट, इकोनॉमी के अंदर एक्सचेंज रेट कौन मैनेज करता है, आरबीआई करता है। क्रेडिट कंट्रोल फंक्शन कौन करता है, आरबीआई करता है। सुपरवाइजरी फंक्शन, जो भी हमारे कमर्शियल बैंक है उनके फंक्शन टाइम पे हो रही नहीं हो रही, उनमें इंस्पेक्शन हो गया, ठीक है, गाइड करना, उनको डायरेक्ट करना, उनके लिए पॉलिसीज निकालना, सब कौन करता है, आरबीआई। तो ये फंक्शंस पढ़ के समझ आया होगा कि आरबीआई का कितना इंपॉर्टेंट रोल है इकोनॉमी के अंदर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार लगा लो, आने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं, ठीक है। कौन कौन से मेथड्स हैं जो कि आरबीआई यूज करता है क्रेडिट कंट्रोल के लिए,
मेनली दो मेथड होते हैं, पहला क्वांटिटेटिव, दूसरा क्वालिटेटिव। ठीक है, क्वांटिटेटिव में क्या आता है आपका कि जो रेट्स आरबीआई डिसाइड करता है, उससे क्या होता है कि जैसे आप लोगों ने सुना होगा कि अभी के टाइम पे बैंक में लोन के रेट ज्यादा चल रहे हैं। क्यों ज्यादा चल रहे हैं? कि आरबीआई ने रेपो रेट बढ़ा रखी है। अब रेपो रेट बढ़ाने से क्या होता है कि जब रेपो रेट बढ़ती है, जैसे मैंने बोला था फंक्शन में कि आरबीआई बैंकर टू द बैंक है, ठीक है, बैंकर ऑफ द बैंक, कि जब बैंकों को आरबीआई से ही लोन महंगा मिलेगा तो बैंक्स आगे आप लोगों को लोन महंगा देंगे, है ना। तो आरबीआई क्या करता है, जब उसे इकोनॉमी के अंदर लोन कम करने हैं तो ये रेट्स बढ़ा देता है। कौन से रेट? बैंक रेट आता है, रेपो रेट आता है, रिवर्स रेपो रेट आता है। तो ये सब चीजें क्या किसके हाथ में होती है? एमएसएफ हो गया, बहुत सारे रेट्स होते हैं, ठीक है, सीएलआर, एसएलआर, ये सब रेट जो होते हैं वो आरबीआई इनको बढ़ा देता है। अब ये सब रेट बढ़ाने से क्या होता है, ये वाले रेट्स अलग हैं, ये बढ़ाने से क्या होता है, बैंक्स को लोन महंगे मिलते हैं। अब बैंक्स को लोन महंगे मिलेंगे तो आगे भी लोगों को लोन महंगे देंगे। मैंने लास्ट वीडियो में को बताया था कि इन्फ्लेशन को आरबीआई कंट्रोल करता है, वो इस तरीके से करता है, जब उसे दिखता है कि इकोनॉमी में इन्फ्लेशन हो गई तो इन रेट्स को बढ़ा देता है। इन रेट को बढ़ाने से क्या होता है कि आगे बैंक जो होता है नॉर्मल पब्लिक को महंगे रेट्स पे लोन देते हैं, तो वहां पे फिर एक मनी सप्लाई कम हो जाता है इकोनॉमी के अंदर। अगर आरबीआई को लगता है इकोनॉमी में इन्फ्लेशन नहीं बढ़ रहा है या मनी सप्लाई कम हो गया है तो वो रेट्स को कम कर देता है। रेट कम करने से क्या होगा, ये सब रेट्स कम हो जाएंगे तो बैंक्स को आरबीआई से लोन सस्ता मिलेगा। जब आरबीआई से सस्ते में लोन लेंगे तो आगे भी सस्ते में देंगे। जब लोन सस्ते मिलेंगे तो लोग ज्यादा लोन लेंगे, बिजनेसमैन लोन लेंगे, आप लोग घर जो एम्प्लॉयज होते हैं वो होम लोन लेते हैं, पर्सनल लोन लेते हैं, तो इकोनॉमी के अंदर मनी सप्लाई बढ़ जाता है। अब मनी सप्लाई बढ़ता है, मनी रेगुलेट होता है, तो वहां पे आपका इन्फ्लेशन वापस से इंक्रीज करना स्टार्ट कर देता है। तो एक आरबीआई के लिए बहुत क्रूशियल भी होता है इन रेट्स को कैसे मैनेज करना है, ये क्वांटिटेटिव मेथड के अंदर। ठीक है, अगला होता है जो क्वांटिटेटिव मेथड के अंदर है ओपन मार्केट ऑपरेशन, उसको हम लोग ओएमओ भी बोलते हैं। ओएमओ मतलब कि जो गवर्नमेंट के शेयर्स होते हैं, वो शेयर नहीं बोलेंगे इसको, सिक्योरिटीज बोलते हैं, शेयर अलग हो गया, ठीक है। तो गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज आरबीआई के हाथ में होती है, कैसे बेचनी है बेचनी है, जैसे हमने बात की थी बैंकर टू द बैंक, बैंकर टू द गवर्नमेंट, ठीक है। तो जब आरबीआई को लगता है, सरकार को लगता है, आरबीआई नहीं, ये तो सरकार का डिसीजन होता है, जब गवर्नमेंट को लगता है कि मार्केट में मनी सप्लाई बहुत ज्यादा हो गया है, थोड़ा कंट्रोल करना चाहिए, तो गवर्नमेंट अपने सिक्योरिटीज मार्केट में निकाल देते हैं। अब होता क्या है कि जो गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज होती हैं वो बहुत ज्यादा सिक्योर होती हैं, वहां पे आपके पैसे डूबने के चांसेस कम होते हैं, इंटरेस्ट रेट फिक्स होता है। कल को आप शेयर मार्केट में पैसा लगाते हो या कहीं पे म्यूचुअल फंड में लगाते हो तो रिस्की होता है कि कल को बढ़ेगा घटेगा, क्या होगा पता नहीं। इवन आजकल तो जब बैंक्स में लोग पैसा डालते हैं, जैसे यस बैंक का आपने देखा होगा 2-3 साल पहले क्या केस हुआ था कि लोगों ने पैसा रखा हुआ है लेकिन आरबीआई ने कैप लगा दी कि आप एक बार में 5 लाख से ऊपर विड्रॉ नहीं कर सकते, तो मतलब आपका ही पैसा आपको नहीं मिल रहा है वहां पे। तो यहाँ पे जो गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज रहती है बहुत सेफ रहती हैं, तो जब भी गवर्नमेंट को मार्केट से पैसा निकालना होता है तो अपनी सिक्योरिटी सेल कर देती हैं और लोग खरीदते हैं। जब उनको लगता है कि मार्केट में पैसा ज्यादा है, इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, उनको मार्केट में पैसा कम करना है तो उसको बाय कर लेते हैं। और किसके थ्रू करते हैं? आरबीआई के थ्रू करते हैं। तो एक क्वांटिटेटिव अप्रोच किसका होगा? क्वांटिटेटिव मेथड में ओपन मार्केट ऑपरेशन भी एक इंपॉर्टेंट टूल है आरबीआई का। अगला आता है वेरियस रिजर्व रेशियोज, जो मैंने बताया एसएलआर और सीएलआर और एसएलआर, सीएलआर नहीं सॉरी सीआरआर होता है, सीआरआर और एसएलआर। सीआरआर होता है कैश रिजर्व रेशियो। कैश रिजर्व से हमारा क्या बोलता है कि जो भी बैंक्स हैं उनको कुछ परसेंट पैसा जो है आरबीआई के पास जमा रखना है।
अब वो कितना परसेंट रखना है? जितना परसेंट सीआरआर होगा। जैसे मान लीजिए आपने एक बैंक खड़ा किया, आपके बैंक के पास 100 करोड़ रुपए डिपॉजिट आया लोगों से, आपने जो भी कासा है आपका, आपने एफडीज कराई, लोगों की सेविंग अकाउंट खोले, करंट अकाउंट खोले, 100 करोड़ की आपने क्या कर लिया, पैसे इकट्ठा कर लिया अपने पास। अब आरबीआई बोलेगा जी हमारा सीआरआर जो है वो 4% है, तो आपको इस 100 में से 4 करोड़ कहां रखना है? आरबीआई के पास। इसी तरीके से एसएलआर होता है, एसएलआर सॉरी स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, ये भी डिसाइड करता है आरबीआई। ये बैंकों को अपने पास रखना पड़ता है, लेकिन इसमें जैसे मान लो बैंक ने बोला कि 15% रखना है आपको, अभी जो करंट में 18% चल रहा है और सीआरआर 4.5% चल रहा है, तो अब क्या होगा कि आपने 100 करोड़ तो लोगों से ले लिए, लेकिन आप लोन में लोगों को 100 करोड़ नहीं दे पाओगे, क्योंकि आपको 4.5% यहां रखना है, 18% यहां रखना है। तो आपके जो 22.5% है वो आपको अपने पास रखना है लिक्विड में, अपने पास मतलब 4.5% आरबीआई के पास, बाकी अपने पास रखना है, उस पर आप लोन नहीं दे सकते। ये क्यों लाया आरबीआई? ताकि बैंकों के पास कुछ पैसा अपना रहे। अगर वो सारा पैसा लोन में दे देंगे, कल को लोन एनपी हो गया तो बैंक तो बंद हो जाएगा। जो आपने लोगों से 100 करोड़ रुपए इकट्ठा किए वो कहां से वापस करोगे? आप कर ही नहीं पाओगे। तो इसलिए गवर्नमेंट ये रेट्स लेके आई है कि आप अपने पैसों में से कुछ परसेंट बचा के रखो, आपको सारा पैसा लोन में नहीं बांटना है। अब उससे क्या होता है, अब मान लो आरबीआई चाह रहा है कि बैंक्स कम लोन बांटे इकोनॉमी के अंदर, तो क्या करेगा? सीआरआर को बढ़ा के 6% कर देगा, इसको बढ़ा के 20% कर देगा। अब क्या होगा? बैंकों को अब 22.5 की जगह 26% अपने पास रखना पड़ेगा और 74% लोन दे पाएगा। इकोनॉमी में लोन कम जाएंगे तो मनी सप्लाई कम हो जाएगा। आरबीआई को लगेगा मनी सप्लाई बढ़ाना है तो रेट्स कम कर देगा, रेट कम होंगे तो ये मार्जिन कम हो जाएगा, और मार्जिन मतलब कम होगा तो बैंक्स लोन ज्यादा बांट पाएंगे, ज्यादा लोन बांटेंगे तो मनी सप्लाई बढ़ेगा और इन्फ्लेशन वापस से बढ़ने लग जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं क्वालिटेटिव अप्रोच की। क्वालिटेटिव अप्रोच में क्या आता है? ये क्वालिटेटिव मेथड में क्या आता है? मार्जिन रिक्वायरमेंट। मार्जिन रिक्वायरमेंट मतलब कि आरबीआई बोलेगा कि आप किसी भी अपने कस्टमर को जो भी लोन दोगे उसमें मार्जिन कितना रखना है। जैसे कि मान लो मुझे 50 लाख का घर लेना है, मैं गया बैंक के पास, मैंने बोला मुझे 50 लाख रुपए चाहिए, मुझे होम लोन लेना है, मुझे घर लेना है तो मुझे 50 लाख का लोन चाहिए। बैंक कहेगा नहीं, आपका घर 50 लाख का है, आपको मार्जिन मनी देना पड़ेगा। हम लोग लोन सिर्फ 90% पे करते हैं, हम सिर्फ 45 लाख आपको देंगे और 5 लाख आपको लेके आना है, उसको क्या बोलते हैं? मार्जिन मनी। ठीक है, अब मार्जिन मनी कौन डिसाइड करता है? आरबीआई, कि किस लोन पे कितना मार्जिन होगा। अगर आरबीआई चाहेगा कि इकोनॉमी में लोन बढ़े तो मार्जिन मनी को कम कर देगा। आरबीआई बोलेगा मार्जिन मनी से 5% रखना है, मैं 2.5 लाख लाऊंगा, बाकी के पैसे मैं लोन ले लूंगा। आरबीआई चाहेगा नहीं, लोन कम बांटना इकोनॉमी, तो मार्जिन मनी 10% कर देगा, वो 10 की जगह 20% कर देगा, तो अब 10 लाख मुझे लाने पड़ेंगे, 40 लाख मुझे लोन मिलेगा। तो ये है क्वालिटेटिव अप्रोच या मेथड, जिसमें आरबीआई मार्जिन रिक्वायरमेंट के थ्रू मार्जिन से कम ज्यादा करके इकोनॉमी के अंदर लोन की फ्लो कम ज्यादा कर सकता है। ठीक है, अगला टॉपिक है हमारा क्वांटिटेटिव अप्रोच में क्रेडिट राशनिंग। मतलब आरबीआई क्या कहता है कि ऐसा ना हो कि सारे लोन जो है बड़े लोगों को तक ही जाए, नीचे ग्राउंड लेवल पे फार्मर्स को, किसानों को, गरीब लोगों को भी लोन मिलने चाहिए। तो वो स्पेसिफिक कैटेगरी बना देते हैं कि इस कैटेगरी में इतने लोन होने चाहिए, इस कैटेगरी में इतने लोन होने चाहिए, इस कैटेगरी में इतने इतने परसेंट लोन होने चाहिए, जिसको हम लोग पीएसएल बोलते हैं। जिनको थोड़ी बैंकिंग नॉलेज उनको पता होगा, प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग।
तो गवर्नमेंट ने 40% फिक्स कर रखा है बैंक्स के लिए कि आपको 40% जो है पीएसएल में लोन बांटने हैं। जब एग्री में आता है कुछ परसेंट, उसका 18% एग्री में आता है, कुछ परसेंट वीकर सेक्शन में आता है, कुछ परसेंट स्मॉल बिजनेस में आता है। तो इस तरीके से आपका पीएसएल कैटेगरी आरबीआई ने बना रखा है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्रेडिट राशनिंग। ठीक है। एक आता है हमारा टॉपिक इंपॉर्टेंट क्वालिटेटिव अप्रोच में, वो है हमारा मोरल सुएशन, जिसमें अगर कोई भी बैंक ढंग से काम नहीं करते हैं तो उनके ऊपर वो मॉनिटरिंग के थ्रू मतलब पेनल्टी लगाते हैं, या उनको एक तरह से समझाना कि पहले वही बैंकों को गाइड करना कि आपको ऐसा करना चाहिए, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए। जैसे कि बेसल नॉर्म्स, जिन बच्चों ने पढ़ा होगा उनको पता होगा बेसल नॉर्म्स, कि बैंकों को इतना परसेंट यहाँ रखना है, इतना परसेंट यहाँ रखना है, इतना परसेंट यहाँ रखना है, अगर नहीं रखोगे तो पेनल्टी लगा देंगे तुम्हारे ऊपर। ठीक है। तो वो सब भी क्वांटिटेटिव अप्रोच में आता है, क्वालिटेटिव अप्रोच में, क्वालिटेटिव अप्रोच में। ठीक है। आई होप मैंने कुछ ज्यादा ही डीपली समझा मैंने कुछ ज्यादा ही डीप में समझा दिया आपको आरबीआई, क्योंकि आरबीआई एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है और आपकी लाइफ के लिए भी और आपको आगे भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आरबीआई का टॉपिक अच्छे से पढ़ लेना और इंटरेस्ट के साथ पढ़ना, ताकि पता लगे आरबीआई क्या है, कैसे है, क्या फंक्शंस हैं, क्या क्या आरबीआई काम करता है, कैसे इकोनॉमी को संभालता है आरबीआई, कैसे एक आरबीआई इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट है। इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बहुत अच्छा टॉपिक है, अच्छे से कवर कर लेना। एग्जाम में क्वेश्चन आए तो मैंने इतने समझाया कि आपको स्किप ना करना पड़े। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। एक्सप्लेन द इंडस्ट्रियल पॉलिसी फ्रेमवर्क एंड फीचर इन द इंडियन इकोनॉमी। इंडस्ट्रियल पॉलिसी फ्रेमवर्क पढ़ लेना, आपका सब्जेक्ट और ये चैप्टर का नाम ये इंडस्ट्रियल पॉलिसी आपका, तो हो सकता है यहाँ से क्वेश्चन आ जाए आपका, है ना। फीचर्स किस तरह के हैं ये आपके, जो उन्होंने बोला है, डिस्क्राइब द स्टेजेस इंडस्ट्रियल पॉलिसी प्राइड 1991 19 देखो इंडस्ट्रियल पॉलिसी जो पहली बनी थी उसको आईपीआर 1948 बोलते हैं। ये आपका इग्नू की बुक्स में कवर कर लेना, 1948 में जब पॉलिसी आई थी उसमें क्या क्या नया था। फिर उन्होंने आईपीआर 1956 नए नए फिर पॉलिसीज लेके आए थे। फिर मोनोपोलिस्टिक एंड रेस्ट्रिक्टेड ट्रेड पॉलिसी, एमआरटीपी बोलते हैं, एमआरटीपी 1969। ठीक है। फिर लिबरलाइजेशन और इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिजिम 1980s में आई थी। और फिर सबसे इंपॉर्टेंट न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1991 में आई थी। ये इकोनॉमिक रिफॉर्म्स बोलते हैं इसको। ठीक है। ये सारे क्वेश्चन इन एक ही है, एक तरह से एक ही है। न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1991 बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से पढ़ के जाना, इससे क्वेश्चन पक्का आएगा। इसको हम लोग एलपीजी भी बोलते हैं। एलपीजी मतलब लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। ठीक है। इन तीनों को मिला के बनते हैं हमारे इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। इंडिया में इकोनॉमिक रिफॉर्म्स कब आए थे? 1991 में। बोला जाता है उस टाइम पे इंडिया के जो फॉरेन रिजर्व्स थे, फॉरेन रिजर्व जिनसे हम लोग इंपोर्ट करते हैं चीजें, वो सिर्फ इतने बचे थे कि हम लोग सिर्फ 7 दिन तक के लिए इंपोर्ट कर सकते थे। फिर उसके बाद हमारे पास इवन क्रूड ऑयल खरीदने तक के पैसे नहीं बचते, बाकी चीजें तो बहुत दूर की बात है। आप खुद समझो कि जब क्रूड ऑयल ही आप नहीं परचेस कर पाओगे, इकोनॉमी में पेट्रोल नहीं होगा, डीजल नहीं होगा, तो क्या हालात हो जाएंगे इकोनॉमी के अंदर। तो ऐसी सिचुएशन में हमारे जो उस टाइम के पीएम थे, पीएम नरसिम्हा, और हमारे जो फाइनेंस मिनिस्टर थे मनमोहन सिंह, तो मनमोहन सिंह उस टाइम पे 1991 में हमारे फाइनेंस मिनिस्टर थे, जो कि ये सब बहुत ही ग्रेट इंसान है। ठीक है। आप इनको पढ़ोगे तो समझ आएगा कि कितने पढ़े लिखे, सुलझे हुए, और कितने जिन्होंने हमारी इकोनॉमी को इतने अच्छे से कंट्रीब्यूट किया है। एलपीजी रिफॉर्म्स लेके आए थे, एक टाइम पे हमारे आरबीआई के गवर्नर भी रह चुके हैं पीएम बनने से पहले। ठीक है। अगर आप लोग करंट चीजें नहीं जानते हो तो मैं बोलूंगा उनको पढ़ना चाहिए आपको। ठीक है। ये इकोनॉमिक पॉलिसी पढ़ लोगे ना तो समझ आ जाएगा कि उन्होंने कितना दिमाग लगाया था उस टाइम पे इकोनॉमी को रिवाइव करने के लिए। बहुत बड़े इकोनॉमिक्स है वो अपने टाइम के। तो एलपीजी रिफॉर्म्स लेके आए थे। लिबरलाइजेशन मतलब आपको ओवरव्यू दे देता हूं मैं, ताकि आपके दोनों टॉपिक कवर हो जाए। लिबरलाइजेशन में क्या हुआ था? लिबरलाइजेशन वाला टॉपिक से समझ आ रहा है, लिबरल होना। किसके लिए लिबरल होना?
इकोनॉमी के रूल्स एंड पॉलिसीज को लेके। मतलब गवर्नमेंट ने अपने प्रोसीजर्स आसान कर दिए, लाइसेंसिंग सिस्टम जो था हर चीज के लिए वो हटा दिया कि अब आपको हर चीज की लाइसेंस नहीं चाहिए होगा, सिर्फ लिमिटेड एरियाज में लाइसेंस रखा, बाकी सब जगह लाइसेंस हटा दिया। जो भी प्रोसेस था नए बिजनेस खोलने का, बिजनेस रेगुलेट करने का, वो इजी कर दिया। ठीक है, तो बहुत सारे गवर्नमेंट ने डिसीजन ऐसे लिए लिबरेशन के अंदर कि बिजनेस खड़ा करना और बिजनेस चलाना इजी हो गया वहां पे। ठीक है, दूसरा प्राइवेटाइजेशन लेके आए। प्राइवेटाइजेशन मतलब कि बहुत सारे गवर्नमेंट सेक्टर्स ऐसे थे जहां पे गवर्नमेंट को बहुत लॉस हो रहा था, हर साल गवर्नमेंट को पैसा इन्फ्यूज करना पड़ रहा था और रिटर्न में कुछ नहीं मिल रहा था। तो वहां पे उन्होंने प्राइवेट के लिए दरवाजे ओपन किए। ठीक है, ताकि प्राइवेट इंडस्ट्रीज जो हैं वो भी चीजों में आ पाए, इकोनॉमी में सपोर्ट कर सके, और वहां से गवर्नमेंट, जाहिर सी बात है प्राइवेट पैसा कमाएगा तो गवर्नमेंट को टैक्स मिलेगा। जितना प्राइवेट इंडस्ट्रीज फ्लरिश करेंगी गवर्नमेंट को तो पैसा मिलना है, तो गवर्नमेंट को तो अच्छा है। तो पहले मोस्टली जो सेक्टर्स थे तो गवर्नमेंट कंट्रोल करके रखती थी, लेकिन प्राइवेटाइजेशन के बाद सिर्फ लिमिटेड ही सेक्टर्स थे, जैसे एटॉमिक पावर हो गया, डिफेंस हो गया। ठीक है, सिर्फ लिमिटेड ही सेक्टर्स रखे गवर्नमेंट ने अपने पास और बाकी सब प्राइवेट कर दिए कि हर जगह प्राइवेट सेक्टर आ सकता है, हर जगह प्राइवेट आ सकता है, प्राइवेटाइजेशन हो सकता है। ठीक है, अगला है ग्लोबलाइजेशन। जैसे कि आप सबको पता है आजादी के बाद, आजादी से पहले क्या क्या हुआ था। ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया में आई थी बिजनेस करने के लिए, फिर धीरे धीरे उन्होंने क्या किया, एक धीरे धीरे करके जो बोलते हैं फूट डालो शासन करो नीति अपनाई, धीरे धीरे अब हमारे राज्यों का आपस लड़वाया, और एक टाइम के बाद उन्होंने ही इंडिया पूरा कैप्चर कर लिया। फिर उसके बाद इंडिया के जो रूल्स एंड रेगुलेशंस थे वो फॉरेन कंपनीज के लिए अच्छे नहीं थे। इन्होंने बहुत ज्यादा, जो उस टाइम के फाइनेंस मिनिस्टर थे या जो भी गवर्नमेंट चला रहे थे, उन लोगों ने बहुत ज्यादा चीजें रिस्ट्रिक्ट करके रखी कि फॉरेन कंपनीज इंडिया में ना आए वापस से। फिर यहाँ पे मनमोहन सिंह जी ग्लोबलाइजेशन लेके आए, जिसके अंदर फॉरेन कंपनीज के लिए रास्ते खुले कि वो लोग भी इंडिया में आए, इन्वेस्ट करें, उससे इंडिया की इकोनॉमी ग्रो होगी, और यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, लोगों को रोजगार मिलेगा। जिसका सबसे बहुत अच्छा एग्जांपल आप ग्लोबलाइजेशन का देख सकते हो, जैसे मारुति सुजुकी था, अब भले अलग हो गए, ठीक है, उस टाइम पे ये जॉइंट वेंचर ग्लोबलाइजेशन के बाद ही बना। हीरो होंडा, अब यहाँ से क्या होता है, मारुति इंडियन कंपनी, सुजुकी जापान की कंपनी है, हीरो इंडियन कंपनी है, होंडा जापान की कंपनी है। अब इससे क्या होता है कि जब लोग कोलैबोरेट करते हैं, जॉइंट वेंचर बनाते हैं या पार्टनरशिप बनाते हैं, तो मारुति को क्या हुआ, सुजुकी की टेक्नोलॉजी मिली, मारुति ने यहाँ पे उनको लेबर प्रोवाइड की, सेटअप प्रोवाइड किया, लैंड प्रोवाइड की, बेस प्रोवाइड किया, मार्केट प्रोवाइड करी, मार्केट इंडियन मार्केट आई सुजुकी के, मारुति के साथ आने से। हीरो होंडा में भी यही हुआ, तो उस टाइम पे इंडिया के पास टेक्नोलॉजी नहीं थी, तो ग्लोबलाइजेशन से टेक्नोलॉजी आई इंडिया के अंदर, फॉरेन कंपनीज इंडिया में आई। ठीक है, तो ये तीन बहुत बड़े रिफॉर्म्स थे जो कि 1991 में लिए गए थे इंडियन गवर्नमेंट द्वारा। ठीक है, तो इनको अच्छे से पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला टॉपिक है हमारा राइट नोट ऑन स्पेशल इकोनॉमिक जोन एक्ट 2006। स्पेशल इकोनॉमिक जोन बेसिकली क्या होता है कि गवर्नमेंट क्या करती है, एक ऐसा एरिया डिसाइड कर लेती है जहां पे उसको इकोनॉमी से अलग माना जाता है। ठीक है, जैसे मान लो कि ये हम कोई भी स्टेट मान लो ये बिहार है। अब बिहार गवर्नमेंट क्या करेगी कि एक जगह को बोलेगी ये मेरा स्पेशल इकोनॉमिक जोन है। अब वहां पे क्या होगा, यहाँ के कानून ही अलग होंगे, यहाँ पे लोग बहुत बड़ी बड़ी फैक्ट्री सेटअप करेंगे। ठीक है, अब फैक्ट्री सेटअप करेंगे तो वहां के जो इंपोर्ट होंगे, अब ये क्या कहेंगे कि आप यहाँ पे अगर आप इन फैक्ट्रीज के लिए बाहर से कुछ इंपोर्ट कर रहे हो, बिहार से भी नहीं, इंडिया के बाहर से कुछ इंपोर्ट कर रहे हो, तो हम आपका इंपोर्ट में जो ड्यूटी है फ्री कर देंगे। अगर आप मशीनरी मंगा रहे हो, रॉ मटेरियल मंगा रहे हो, कंज्यूमर वो मंगा रहे हो कुछ भी अपने बिजनेस के लिए, तो यहाँ के बिजनेस के लिए हम लोग आपके ड्यूटी फ्री कर देंगे।
हम आपको टैक्स में एग्जम्पशंस देंगे, हम आपको 5 साल तक प्रॉफिट में टैक्स नहीं लेंगे, हम मतलब कम टैक्स लेंगे, नहीं लेंगे ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है, कम टैक्स लेंगे, ठीक है। हम लोग आपको मिनिमम अल्टरनेट टैक्स से एग्जेम्प्ट कर देंगे, जो भी आपका डोमेस्टिक टैरिफ एरिया है वो आपका कम हो जाएगा, स्टैम्प ड्यूटी कम हो जाएगी, आपको इलेक्ट्रिसिटी में हम लोग वेवर देंगे, सब्सिडी देंगे, ठीक है। और आपको 100% एफडीआई अलाउ करेंगे, मतलब बहुत सारे यहाँ पे गवर्नमेंट क्या करती है, उनको लैंड सिस्टम प्रोवाइड करती है, ठीक। तो बहुत सारी फैसिलिटी प्रोवाइड करती है गवर्नमेंट जो है, ये सिर्फ बिहार का नहीं बोल रहा मैं, महाराष्ट्र गवर्नमेंट भी करती है, गुजरात गवर्नमेंट बहुत लेवल पे करती है, ठीक है। तो स्पेशल इकोनॉमिक जोन भी बहुत अच्छे एक सेटअप होता है इकोनॉमी में, कंट्री में, स्टेट में एक जगह को ग्रो करने का, ठीक है। तो एक अच्छा कंसेप्ट है स्पेशल इकोनॉमिक, मेरे को तो बहुत पसंद है, आप लोग भी पढ़ना है इसको, आपको समझ आएगा तो आपको भी जरूर अच्छा लगेगा ये कंसेप्ट, ठीक। अगर एग्जाम में है तो इसको छोड़ के मत आना, और ज्यादा चांसेस है कि ये शॉर्ट नोट्स में आए, ठीक। तो अच्छे से पढ़ लेना इसको। अगले ये 3 टॉपिक जो हैं, ये तीनों टॉपिक हमारे एग्री के ऊपर है, इजी है, पढ़ लेना। इवोल्यूशन ऑफ फार्म पॉलिसीज इंडिया, इंडिया फार्म पॉलिसी कैसी है, पहले बोलते हैं जो इंडिया में अगर फार्मिंग के अंदर देखा जाए जो सबसे बड़ा चेंज आया था वो आया था ग्रीन रेवोल्यूशन के बाद, तो ग्रीन रेवोल्यूशन जरूर पढ़ लेना। अगर ये एग्रीकल्चर के ऊपर ऐसा कुछ क्वेश्चन आता है तो वहां पे अच्छे से लिख के आना ग्रीन रेवोल्यूशन को, ठीक है। तो जो हम फेजेस में बांटते हैं अपनी फार्मिंग पॉलिसीज को, तो पहला आता है हमारा प्री ग्रीन रेवोल्यूशन पीरियड, ठीक है। ग्रीन रेवोल्यूशन से पहले क्या था, फिर आता है हमारा ग्रीन रेवोल्यूशन। प्री ग्रीन रेवोल्यूशन हमारा काउंट होता है 1950 से लेके, मतलब आजादी के बाद से मान लो 1950 से लेके 1965 तक, फिर 1965 से लेके हम 1980 तक मानते हैं कि हमारा ग्रीन रेवोल्यूशन पीरियड था। फिर पोस्ट ग्रीन रेवोल्यूशन 1980 से लेके 1991 जब हमारा इकोनॉमिक रिफॉर्म्स हुए थे, ठीक है। इन तीनों से बांटा हुआ है। फिर इकोनॉमिक रिफॉर्म पीरियड आ जाता है, पढ़ लेना इन पीरियड्स में क्या क्या हुआ है, ड्यूरेशन में क्या क्या हुआ, ठीक है। उससे ग्रीन रेवोल्यूशन पहले से क्या हालात थे, ग्रीन रेवोल्यूशन से क्या क्या चेंजेस आए, फिर यहाँ तक क्या हुआ, फिर इकोनॉमिक रिफॉर्म्स आने के बाद क्या क्या चेंजेस आए, तुमको अच्छे से पढ़ लेना। इजी टॉपिक है, अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो स्कोरिंग टॉपिक रहने वाला है। अगला है डिस्कस अबाउट द की प्लेयर्स इन द एग्रीकल्चर सेक्टर। एग्रीकल्चर सेक्टर में की प्लेयर्स कौन कौन से हैं, मर्चेंट मिडलमैन, एजेंट मिडलमैन, स्पेकुलेटिव मिडलमैन, प्रोसेसर्स, फैसिलिटी मिडलमैन, ठीक है। तो ये कुछ हैं, जैसे होलसेलर हो गया, रिटेलर हो गया, कमीशन एजेंट्स हो गए, ठीक है। तो ये सब क्या है, ब्रोकर्स हो गए, ये सब क्या होते हैं, की प्लेयर्स होते हैं एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर, फार्मर्स के अलावा भी, जो कि फार्मर से मार्केट तक आउटपुट को लाने में हेल्प करते हैं, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन है हमारा इस यूनिट का, रोल एंड इंपॉर्टेंस ऑफ द एग्रीकल्चर मार्केटिंग। अगर हमारा एग्रीकल्चर मार्केटिंग अच्छा होगा तो हमारा ऑप्टिमाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज यूज एंड आउटपुट मैनेजमेंट अच्छा होगा हमारा, हम जो भी एग्रीकल्चर के आउटपुट है उसको अच्छे से यूज कर पाएंगे और अच्छे प्राइस पे उसको बेच पाएंगे ताकि फार्मर्स का भी अच्छा हो पाए। तो अगला पॉइंट हमारा वो ये इंक्रीज इन फार्मर इनकम, ठीक है। फार्म इनकम इंक्रीज होगी अगर हम चीजों को अच्छे से लेके चलेंगे तो, है ना। वाइडनिंग ऑफ मार्केट्स, मार्केट्स ग्रो करेंगे, ग्रोथ ऑफ एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री, जो भी एग्रो बेस्ड जैसे कॉटन, शुगर, एडिबल ऑयल्स, फूड प्रोसेसिंग, जूट, तो ये सब भी ग्रो करेगी अगर हम एग्रीकल्चर मार्केट को बड़ा करते हैं, अच्छा करते हैं, बनाते हैं तो, है ना। तो अगला है हमारा एडॉप्शन एंड स्प्रेड ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी। न्यू टेक्नोलॉजी मार्केट में आएगी, एग्रीकल्चर में आएगी, तो वो फार्मर्स के लिए भी हेल्पफुल है कि कम मेहनत में, कम प्राइस में ज़्यादा आउटपुट कर सकते हैं उसी लैंड के ऊपर। एम्प्लॉयमेंट क्रिएशन, अगर हमारा एग्रीकल्चर ग्रो करेगा, ऑलरेडी हमारा बहुत बड़ा जो भी एम्प्लॉयमेंट जनरेशन है, या बोल सकते हो हमारी इकोनॉमी में ज़्यादातर लोग जो अभी भी एग्रीकल्चर सेक्टर में इंडल्ज है, तो अगर वो ग्रो करेगा तो जाहिर सी बात है एम्प्लॉयमेंट क्रिएशन होगा, ठीक है। ना सिर्फ फार्मर्स के लिए, अब देखो जाहिर सी बात है अगर आप फार्म प्रोडक्ट ज़्यादा प्रोड्यूस करते हो तो अब उस आउटपुट से जो भी आपने फार्म प्रोडक्ट बनाया, अब वो आगे जाके कहीं ना कहीं
मेनली जो फार्मा प्रोडक्ट्स होते हैं वो बहुत जगहों पे रॉ मटेरियल के लिए यूज करते हैं। अब जितना रॉ मटेरियल प्रोड्यूस होगा, जैसे कि कॉटन का मैंने बताया, शुगर का बताया, एडिबल ऑयल का बताया, तो कहीं ना कहीं इंडस्ट्री में यूज होंगे। तो आपका अगर एग्रीकल्चर सेक्टर ग्रो कर रहा है, प्राइमरी सेक्टर ग्रो कर रहा है, तो सेकेंडरी सेक्टर भी ग्रो करेगा। दोनों सेक्टर ग्रो करेंगे तो एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा इकोनॉमी के अंदर, लोगों की इनकम बढ़ेगी इकोनॉमी के अंदर, ठीक है, एम्प्लॉयमेंट क्रिएट होगा, नेशनल इनकम में एडिशन होगा, लोगों का लिविंग ऑफ लाइफ इंप्रूव होगा, ठीक है। तो एग्रीकल्चर सेक्टर, मार्केटिंग और एग्रीकल्चर सेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी इकोनॉमी के लिए, नॉट ओनली फॉर इंडिया। तो ये पढ़ लेना, इसके रोल्स एंड इंपॉर्टेंस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैंने 3 क्वेश्चन दिए आपके एग्री वाले टॉपिक से, सबको कवर कर लेना अच्छे से। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो और आपके एग्जाम के लिए हेल्पफुल हो। मेरी तरफ से आपके एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट। बाकी के 2 नोट्स मैं जल्दी ला दूंगा आपके लिए। और सेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को जरूर लाइक करना। मेरे आगे वाले सेशंस को देखने के लिए वीडियो को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग, दैट्स ऑल फॉर टुडे, हैव अ नाइस डे।